નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. અમદાવાદથી સમાચાર મળી રહ્યા છે. DFCCILએ અત્યાધુનિક ઓપરેશન્સ કમાન્ડ સેન્ટર અને ન્યૂ સાણંદ કનેક્ટિવિટીનું પ્રદર્શન કર્યું. રેલવે મંત્રાલય હેઠળના જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમ ડેડિકેટેડ ફ્રેઇટ કોરિડોર કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડે તેના અમદાવાદ યુનિટ હેઠળના કામોના સંપૂર્ણ કમિશનિંગની જાહેરાત કરી છે, જે સ્વતંત્રતા બાદના ભારતના સૌથી મોટા રેલવે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટમાં એક મહત્વપૂર્ણ માઇલસ્ટોન છે. ઉત્તર પ્રદેશ, હરિયાણા, રાજસ્થાન, ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં 1506 કિલોમીટર સુધી ફેલાયેલો વેસ્ટર્ન ડેડિકેટેડ ફ્રેઇટ કોરિડોર હવે અમદાવાદના સાબરમતી ખાતેના અત્યાધુનિક ઓપરેશનલ કંટ્રોલ સેન્ટર દ્વારા સંચાલિત અને મોનિટર કરવામાં આવે છે. આ ફેસિલિટી સમગ્ર પશ્ચિમ રૂટ માટે ઓપરેશનલ સેન્ટર તરીકે સેવા આપે છે. એશિયામાં તેના પ્રકારની સૌથી મોટી 72 મીટર લાંબી કર્વ્ડ વિડીયો વોલ સાથે આ સેન્ટર આખા નેટવર્કમાં તમામ ફ્રેઇટ ટ્રેનો, ओवरहेड पावर सिस्टम्स અને ટ્રેકની સ્થિતિનું रियल टाइम मॉनिटरिंग सक्षम बनावे છે. लेकिन एक्चुअल में जो इसमें स्पीड पकड़ी है वो 2017 के बाद से इसमें स्पीड पकड़ी है और अभी तक 96% से अधिक का काम पूरा हो गया है और ये संभावना है कि दिसंबर तक हम पूरा काम कंप्लीट कर देंगे. डेडिकेटेड फ्रेट कोटा का ईस्टर्न का पार्ट पूरा हो चुका है. वेस्टर्न में जो लास्ट काम बचा है 102 किलोमीटर का, वो जल्दी खत्म हो जाएगा. तो ये कंट्रोल रूम की बात है. कंट्रोल रूम शुरू हुआ कितना टाइम? इस कंट्रोल रूम का मार्च में 2023 में शुरू हुआ था और इसको हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित किया था. ये अपने आप में मोस्ट मॉडर्न और स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी से बनाया गया कंट्रोल रूम है. विश्व के बेहतरीन कंट्रोल रूम से एक है. इसमें हम पूरे वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर के सभी ट्रेनों की लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हैं. ट्रेन्स की, उसके बाद सिग्नल्स की, जो ओवरहेड ट्रैक्शन है, सबकी मॉनिटरिंग नहीं हो जाती. कनेक्टिविटी में कुछ नया अभी और अभी हमने एक नई चीज़ डेवलप करी है, वो सालन का कनेक्टिविटी है. एक ऐसी कनेक्टिविटी है जिसमें कि हमने रेलवे पे सरफेस क्रॉसिंग किए बिना हमने रेलवे के दोनों एंड को हमारे दोनों एंड जोड़ा है. 2 फ्लाईओवर और 4 सरफेस लाइन से. ये अपने आप में न्यू मार्वल है और इंडियन रेलवे का पहला इस टाइप का क्लोवर टाइप की एक्टिविटी है. इससे अर्थतंत्र में कितना इकोनॉमी में कितना फर्क पड़ेगा, कितना बेनिफिट? इसमें जो लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करने की बात चल रही है और कम से कम 5 से लेकर 6% जो टारगेट है लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने का संभावना है. तो DCC के आने के बाद लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी. सेकेंड, इन्वायरमेंटल बहुत फ़ायदे होंगे इसके. और थर्ड, जो हम जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके लिए हम टर्मिनल बना रहे हैं या PFC बना रहे हैं, उनको फ़ायदा होगा. सर, ये साणंद वाले में जरा ये बताइए, जो आपने 4 जो सरफेस लाइन जोड़ी हैं, 2 फ्लाईओवर जोड़े हैं, इसकी टोटल लेंथ क्या है दोनों साइड से और कहाँ से आपने स्टार्टिंग किया है, कहाँ तक? मैं आपको इसलिए दिखाता हूँ. आपको इसी में ये लगभग 20 किलोमीटर की ये है, ये इसमें लिखा हुआ है. हमने सानंद के स्टेशन को 2 यार्ड में बांटा. एक हुआ सानंद नॉर्थ, एक हुआ सानंद साउथ. सानंद नॉर्थ को हमने जोड़ा इंडियन रेलवे के गौरागोमा से और IR के सानंद से. इसी प्रकार सानंद साउथ को हमने जोड़ा इंडियन रेलवे गौरागोमा से और इंडियन रेलवे के सानंद से. और फिर जब हमें खुद ऊपर जाना था तो उसके बाद हमने फ्लाईओवर बनाया और सानंद नॉर्थ को और साउथ को रेल फ्लाईओवर जोड़ा. 2 रेल फ्लाईओवर हैं, उसके द्वारा जोड़ा गया. सर, आपने बात की है मालवाहक ट्रेनों की, एक टाइम टेबल से चलेगी जी. कब से और किस तरह? कुछ ट्रेन तो अभी भी चल रही हैं, जैसे कि बताया मैंने आपको ट्रक ऑन ट्रेन. ट्रक ऑन ट्रेन जो है, जिसमें कि हम पालनपुर से जो मिल्क के ट्रक हैं उसको हमारे फ्लैट वैगन के ऊपर लोड करके और 10 घंटे के अंदर में रेवाड़ी पहुँचाते हैं. डेली एक रैक जाता है, एक रैक आता है. इसी प्रकार से जो हमारा हाई स्पीड कार्गो शुरू किया हमने NNG रैक्स का, वो अहमदाबाद में सानंद नॉर्थ से वहाँ पे अमेज़न की लोडिंग होती है और वो भी लगभग 11 घंटे में दिल्ली पहुँचता है. एक रैक जाता है, एक रैक आता है. सर, मेरा प्रश्न ये था कि क्या इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ उपयोग रहेगा जी. और जो रहेगा तो किस तरह रहेगा, क्या उसका प्रारूप होगा और कैसे वो फायदा देगा? AI का जो हम यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं अपने मेंटेनेंस पे. हमारा जो उद्देश्य है कि मैन पावर कम करें ताकि इसकी कॉस्ट कम आए, ऑपरेशन कॉस्ट कम आए.
और इसके लिए हम एआई बेस पे बहुत काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जो हम काम कर रहे हैं अपने सिग्नल के मेंटेनेंस के लिए, तो हम बहुत जल्दी हमारे काम शुरू हो चुका, डाटा आ रहे हैं और हम यहाँ अहमदाबाद से बैठ के बता पाएंगे कि जयपुर के आगे किसी सिग्नल में क्या प्रॉब्लम आ सकती है या आने वाली है, या कोई एक हम जो ट्रैक क्रॉस करते हैं पॉइंट हैं वो कोई मशीन ज़्यादा पावर ले रही है, तो बिना आदमी के जाए हुए यहाँ से हम बता पाएंगे कि वहाँ प्रॉब्लम आ रही है। और वी कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट कि ये पर्टिकुलर पॉइंट है वो आने वाले 15 दिन में या 10 दिन में ख़राब हो सकता है, सिग्नल ख़राब हो सकता है। ये एआई बेस पे हमारे बहुत सॉफ्टवेयर पे काम चल रहा है और उसको जल्दी हम करेंगे इम्प्लीमेंट। तो अवस्थी जी, ये वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर में कितना खर्चा हुआ है? हाँ, दोनों का पता पाना तो है, लेकिन टोटल जो डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर का है वो लगभग 1.2 लाख करोड़। दैट वाज द इनिशियल एस्टिमेट। नहीं, रिवाइज एस्टिमेट जो अभी फाइनल जो किया है वो है, इनिशियल बात 88 करोड़, अभी 1.2 लाख। और ये जो 102 बाकी है, which will connect the जवाहरलाल नेहरू वो उसमें कितना खर्चा और करना पड़ेगा? वो ये उसमें इंक्लूड है हमारा जो एंटीसिपेट जो एस्टिमेट में है, उसमें जो काम होना है वो हमारा इंक्लूड है। वो जो बैलेंस में बचे हुए सब खर्च जोड़ गए वो लेकिन दिसंबर 2025 तक बिल्कुल निपट जाएगा। प्रयास को चल रहा है, बहुत काफ़ी टफ वहाँ करना है। आप जानते हैं मुंबई के सबर्बन में से इसको ले जाना काफ़ी टफ काम है और शुरुआत में कुछ लैंड की प्रॉब्लम थी, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, फुल फ्लेज काम चल रहा है। मानसून के बाद और दिक्कत पड़ गई, तो वहाँ क्या चैलेंजेस क्या आ रहे हैं लास्ट? वहाँ चैलेंजेस की बेसिकली क्या था कि पहले तो लैंड की दिक्कत थी वो मिल गई, बाद में क्या है कि सबर्बन में है तो लोगों को विस्थापित करना और इशू हुआ। सर डीएफसी जो इंडियन रेलवे में टोटल गुड्स ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो डीएफसी का कितना प्रतिशत है और जो बाकी नॉन डीएफसी कार्गो है उसको कन्वर्ट कितने समय में करना है? देखिए, बताता कि लगभग 10% के आसपास ट्रैफिक आया है। और सेकंड, मैं फिर कहूँ कि हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि हम रेलवे का ट्रैफिक कम करें और डिस्ट्रिक्ट का ट्रैफिक बढ़ाएं। हम वो तो फायदे की बात है। ये मतलब अब हमारा जो उद्देश्य है कि हम अपने खुद के लॉजिस्टिक पार्क डेवलप करें